ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। यहाँ पर शान फैमिली की असली बेटी आज अपने घर वापस आ रही होती है। इसी के लिए वहाँ बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि एक औरत बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और अपने माँ बाप से कहने लगती है कि सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि मैं यहाँ से उठकर ये जगह अपनी सिस्टर को दे दूँ, क्योंकि वही इस जगह के लिए डिज़र्व करती है। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं, तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम जून होता है। उसके आते ही जूलिया उसे बहुत ही बुरे तरीके से घूर रही होती है। जून वहाँ आते ही अपनी कहानी सुनाने लग जाती है कि उसके साथ पहले कितना ज़्यादा अन्याय हुआ था, कैसे जूली उसे घर में बहुत परेशान करती थी, नौकरों की तरह रखती थी और उसे सिर्फ महीने की 3,000 सैलरी देती थी, जिससे उसे ही गुजारा करना पड़ता था। अतीत में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, इसी वजह से वह वर्तमान में उन सब से बदला लेने की अंदर से ख्वाहिश रखती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार कैसे जून के ऊपर वाइन फेंक दी गई थी, लेकिन उस दिन भी जून चुप रही थी। और आज आखिरकार सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जून अपनी ही पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से एंट्री लेती है। जूलिया उसे बहुत ही गंदे तरीके से घूर रही होती है और वह उससे बस यही कहती है कि 20 साल में तुमने इस परिवार में बहुत कुछ कल्टीवेट किया है, लेकिन अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें अच्छे से सबक ज़रूर सिखाऊंगी। तुम मुझसे जवाब देने के सपने देख रही थी, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जून स्टेज पर चली जाती है और अपने पेरेंट्स से बात करने लगती है। तभी उसका भाई जॉन उससे बहुत ही बुरे तरीके से बात करता है और बस यही कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी बहन भी नहीं मानता, मेरी बहन सिर्फ एक ही है और उसका नाम जूली है। ये सुनकर जून को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जून को उसकी दोस्त समझा रही होती है कि फैमिली कितनी बेकार है, लेकिन जून बस उसे यही कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जून जूलिया के पास चली जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा, अब तो तुम एक एडॉप्टिव चाइल्ड हो, तो फिर मेरी जगह पर बैठ कैसे सकती हो यहाँ से। तभी जूली रोने लग जाती है और अपनी बहन के पास आकर उसके घुटनों पर बैठने वाली होती है, तो जो उसकी माँ होती है वह उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो बस एक ही चीज़ दे दो, इस घर को छोड़कर चले जाओ। जूली वहाँ पर एक्टिंग करते हुए रोते रोते निकल जाती है। जून अपने मन में सोचती है कि चलो ठीक है, तुम यह सारी मुसीबतें अपने ही हाथों से अपने सिर पर ले रही हो, तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर जूली के पीछे पूरा परिवार वहां से निकल जाता है। इसके बाद जून बैठ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए। प्रेस वाले जून से तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, तुम कैसी हो, क्या तुम सच में इस परिवार की असली बेटी हो। तभी वहां पर स्पीकर में आवाज़ आने लगती है और वह किसी और की नहीं बल्कि जूली के डैड की होती है, जो उससे यही कह रहे होते हैं कि तुम ही हमारी बेटी हो असली वाली, वह तो बस ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए आई है। सारे प्रेस वाले ये बात सुन लेते हैं और क्योंकि माइक्रोफोन बंद नहीं हुआ था, परिवार की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अब हम जून को देखते हैं, जो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसका तो इसमें फ़ायदा ही हो रहा था। अब हम इस परिवार को मीटिंग करते हुए देखते हैं। यह लोग खुद की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि माइक्रोफोन ऑन रह गया था। जूली की यह नौटंकी उसका भाई देख नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन सच में बहुत दुखी है, इसीलिए वह कहता है कि अभी मैं जाकर जून को सबक सिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बहुत गुस्से में जून की तरफ देखता है और फिर जूलिया की माँ भी उसे समझाने लग जाती है। अब वहाँ प्रेस आपस में बात करने लग जाती है कि यह कैसा परिवार है जो एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। अब जून के घर के लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जून चलो यहाँ से, तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी रियूनियन पार्टी अब खत्म हो चुकी है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तभी प्रेस वाले जून से पूछने लगते हैं कि आपको तो इस परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप क्या करेंगी। जिस पर जून उनसे बस यही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इन लोगों से वह सब कुछ छीन लूंगी जो मेरा है। और जैसे ही वह यह कहती है, तभी जूली तुरंत स्टेज पर चढ़ जाती है और एक कैंची लेकर अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी सब कुछ काटने लग जाती है और बहुत सारी एक्टिंग करने लगती है। जून जैसे ही उसे रोकने जाती है, वह उल्टा जून के ही हाथों को कैंची से काट देती है और फिर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे जून ने उसे स्टेज से नीचे धक्का दे दिया हो, और फिर वह खुद ही गिर जाती है, जिससे सारी अटेंशन जूली को मिल जाती है।
फिर जूली का भाई, माँ बाप सब जून को अजीब तरीके से देखने लगते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वहीं जूली की एक्टिंग खत्म नहीं होती। वह और ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि तुम तो मेरा सब कुछ छीनने के लिए आई हो, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, सब कुछ। और यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जूली को सीधे हॉस्पिटल में, जहां पर उसकी माँ कुछ लेटर पढ़कर फाड़ देती है क्योंकि जूली ने उसमें कुछ बेकार बातें लिख रखी थीं। फिर वह रोने लग जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बड़ी बेटी का साथ दिया, और वह और ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जून आ जाती है, जो पहले तो उसे संभालने आई थी, लेकिन जून के आते ही जूली उसके पास चली जाती है तो जून उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारकर साइड कर देती है और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे खिड़की से नीचे फेंकने लग जाती है। सब लोग उसे रोकने लगते हैं। जॉन वहाँ पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जून बस जूली से यही कहती है कि अगर तुम्हें सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता तो बीच में पड़ती क्यों हो। तभी जूली चिल्लाने लग जाती है। सब लोग जून को रोकने की कोशिश करते हैं, जून के डैड भी, लेकिन जून नहीं रुकती और कुछ देर बाद जूलिया को आखिरकार छोड़ देती है। अब वहाँ पर जून अपने घाव सबको दिखा रही होती है और कहने लगती है कि क्यों, मुझे भी चोट लगी थी लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं देखा। आप लोगों को वही सबसे ज़्यादा प्यारी है। तभी जॉन कुछ कहता है तो जून उसे बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर चुप रहने को कहती है। जूलिया की एक्टिंग यहीं खत्म नहीं होती, वह और ज़्यादा रोने लग जाती है। अब यहाँ पर जून की माँ उसे समझाती है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जूली छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह तुम्हारी छोटी बहन है, तुम अपने रेंट वाले घर में चली जाओ, हम तुम्हें लिविंग एक्सपेंस देते रहेंगे ताकि तुम अच्छे घर में रह सको। जिस पर जून कहने लगती है कि अच्छा, तुम लोग तो बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, मुझे छोटे से घर में रखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। तुमने अपनी बेटी को तो पूरी कंपनी दे रखी है, मुझे क्या दोगे। जिस पर जॉन कहने लगता है कि तुम किस नाम के शेयर मांग रही हो, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो कि चीज़ें संभाल सको। तभी हम देखते हैं कि जून कहती है कि तुम्हारे पास अपनी बेटी के लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तभी जून की माँ जाते जाते जून को रोक लेती है और कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें शेयर दे देंगे, लेकिन हमें घर जाकर इस बारे में डिस्कस करना होगा, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद जूली भी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि हम तो बस तुम्हें बाहर के घर से लाना चाहते थे, क्योंकि तुम हमारे घर की नहीं हो, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। रोने लग जाती है। तभी जून कहने लग जाती है कि ठीक है, अब अपनी एक्टिंग बंद कर लो, क्योंकि यहाँ पर सबको समझ आ रहा है कि तुम एक्टिंग कर रही हो। और बात मेरी, तुम, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, कि मैंने हमेशा से इस घर में अपने आप को नहीं रखा। अब तभी जून के डैड कहते हैं कि चलो हम लोग तुम्हारा प्रमोशन ज़रूर कर देंगे। जिस पर जून कहने लग जाती है, एक बेटी वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरी टीम लीडर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी जॉन वहाँ पर बीच में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम खुद को कैसे जूली से कंपेयर कर सकती हो। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दूंगा। तभी जॉन बीच में बोलने की कुछ कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। अब वहाँ से जून चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन सुबह ऑफिस में, जहाँ पर सब जून की बात कर रहे थे, तब वहाँ पर जून अचानक से आ जाती है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ा रहे थे। और वह आते ही फिर उन सारे एम्प्लॉय से कहती है कि तुम लोग इस कंपनी से बाहर हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों को निकाला जा रहा है। तभी वह लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वह कहती है कि मुझे यहाँ का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जॉन और उसकी बहन की, और फिर वह लोग आते ही जून से कहने लग जाते हैं कि इतनी छोटी औकात की इंसान कैसे किसी को कंपनी से निकाल सकती है। तभी वहाँ पर जूली अपने ही घुटनों पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मैं बस यही चाहती थी कि तुम रॉन्ग से दूर रहो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जिस पर रॉन्ग उसे अपने घुटनों से उठा लेता है और कहने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पर जूली उसे समझाने लग जाती है कि यह मेरी जगह लेना चाहती है और मैं एक फेक डॉटर हूँ, इसलिए तभी जून वहाँ पर उसे चुप करवा देती है और कहने लग जाती है कि जैसा इसे सही लगता है तुम वैसा ही समझो। जिस पर रॉन्ग उससे पूछने लग जाता है कि क्या जून सही कह रही है, तो जूली कहने लग जाती है कि हाँ, जून सच कह रही है, क्योंकि तुम दोनों लीजिटिमेट चाइल्ड हो, इसलिए तुम दोनों आपस में शादी कर सकते हो। जिस पर रॉन्ग कहता भी है जूली से कि मुझे तुमसे शादी करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे ही फ़र्क पड़ता है। तो जूली वहाँ पर एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, इसीलिए जून यहाँ पर मौके पर चौका मार लेती है और वह वहाँ पर बोल रही होती है। वह लोग दोनों नहीं सुनते तो वह एक ही बार में बहुत तेज़ चिल्लाती है।
तो यह दोनों सुनने लग जाते हैं। जूली वहाँ पर बीच में बोलने की कुछ कोशिश करती है तो उसे जून साइड में धक्का दे देती है और फिर रॉन्ग से डायरेक्ट बात करने लग जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि अब यहाँ पर बात यह है कि तुम्हारी फैमिली ने हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के लिए प्रपोजल भेजा था और एल्डेस्ट डॉटर मैं हूँ, और अगर तुम्हें सच में उससे शादी करनी है तो वह सही है, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें 200 मिलियन देना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम मुझसे शादी कर लो। और फिर यह सुनने के बाद तो जूली तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है, सिर्फ मेरे पास यही है, प्लीज़ उससे मुझे मत छीनो। वह कहकर वह बहुत ज़्यादा माथा पीट कर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि अपनी बहन को इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख पाता है, इसलिए वह जून को डांटने लग जाता है। तभी जून कहने लग जाती है कि इस बार मैंने सिर्फ अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, अगर इसे बुरा लग रहा है तो मुझे इससे क्या मतलब, और ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम जून को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आ जाती है और उसकी मॉम उसे एक बहुत सुंदर सा नेकलेस देती है और उससे यही कहती है कि तुमने बहुत सारा सफ़र किया, इसलिए हम तुम्हें कॉम्पेंसेशन में बस यही देना चाहते हैं। जूली वहीं बैठी रहती है, वह तो चिढ़ ही रही होती है और यही सिर्फ कहती है कि आप लोग तो सिर्फ उससे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी जूली के डैड उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये सब तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी गिफ्ट है। जून के मन में तो चल ही रहा था कि यह लोग सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जून की मॉम उससे कहने लग जाती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें शेयर्स दे देंगे, जिस पर जून कहती है चलो ठीक है, लेकिन जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही होना चाहिए। तभी जून के डैड कहते हैं कि तुम थोड़े दिन का वेट कर लो, हम लोग जब तक कंपनी को बड़ा कर लेते हैं तब तक बस तुम रुक जाओ, फिर हम तुम्हें इतना शेयर देंगे कि तुम अपनी लाइफ टाइम भी उसको रख सकती हो और वह कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जिसके बाद जून कहती है कि ठीक है, मुझे एक्सचेंज में ओवरसीज़ कंपनी पूरी चाहिए, जिस पर जून के डैड ये लोग एक बार को सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये क्या मांग रही है, जिस पर फिर ये लोग अपने मन में ये भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है, इसे हमेशा अपने लॉस की पड़ी है। तभी वहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जून अपने दोस्त के साथ बैठकर मीटिंग कर रही थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इनके ओवरसीज़ कंपनी जो है वह बैंक करप्ट होने वाली है और वह लोग उसको नहीं देख रहे हैं। अगर जून उसको ले लेती है तो फिर उसे वह बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकती है, क्योंकि वह उसका फ़ायदा ही होगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जून मुंह खोलकर उन लोगों से मांग लेती है मुझे ओवरसीज़ कंपनी चाहिए, तो ये लोग अपने मन में सोच भी लेते हैं कि चलो इसे शेयर्स नहीं चाहिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचारने के बाद फाइनली जून को ये देने के लिए मान जाते हैं। और फिर जुलाई भी अपने मन में यही सोच रही होती है कि जून तो कितने अच्छे से अपना लॉस करवाने जा रही है। तभी जून के डैड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वह खुश होकर वह सब कुछ जून को दे देते हैं। तब जून एक एग्रीमेंट निकालती है और फटाफट से उन लोगों से साइन भी करवा लेती है। जून के डैड बिना सोचे समझे साइन भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े दिनों बाद का सीन, जहाँ पर वह कंपनी जून के होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो रही थी। हर दिन के साथ उसके प्रॉफिट्स पर डबल होते जा रहे थे और फिर हमारी जून से उसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी एक दिन कंपनी में जून आती है और रात को सेलिब्रेशन अनाउंस करके जाती है। सारे एम्प्लॉय खुश होते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक असिस्टेंट आकर जून को बता देती है कि हेडक्वार्टर में एक नई प्रेसिडेंट आ गई है, जो कि आते ही खुद को बहुत ही अच्छा बता रही है, आपको जाकर उसे देखना चाहिए। जून अचानक से वहाँ पहुँचती है तो वह कोई और नहीं बल्कि जूली होती है। वह वहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स को बिठाकर मीटिंग करने लग जाती है और फिर खुद को प्रेसिडेंट बताने लग जाती है। और फिर जैसे ही वहाँ पर बैठे लोग पूछते हैं कि जून कहाँ गई, तो वह सबको यही बता देती है कि उसे तो यहाँ से निकाल दिया गया है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जून की एंट्री हो जाती है उस मीटिंग में और फिर जुलाई तुरंत जून को दिखा देती है कि यह देखो, मॉम डैड ने तुम्हारे सारे शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं। और फिर जून उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहने लग जाती है कि तुम होती कौन हो यहाँ पर आने के लिए। फिर जैसे जूली उसे दोबारा मारना चाहती है तो जून उसका हाथ रोक लेती है और उसे बस यही कहती है कि तुम्हें क्या सब कुछ लगता है, जो कि जब चाहे तब इधर उधर हो जाए। जिस पर जून उस एग्रीमेंट को लेती है और फिर जूली के सामने ही फाड़कर फेंक देती है। जूली उससे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि जून उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है। सारे एम्प्लॉय भी उसी के साथ थे, तो जून की यहाँ पर जीत हो जाती है। अब जिसके बाद जूली सबके सामने झुककर यही कहती है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ही रहोगी, जिस पर जून कहती है ठीक है तुम रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम रात में पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही थी।
अपनी पार्टी को, क्योंकि यह उसकी सक्सेस पार्टी थी, वह सबसे मिलती है, अच्छी तरीके से बातचीत करती है। तभी हम देखते हैं वह एक गिलास वाइन भी पी लेती है और फिर अचानक से कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है तो जूली उसे ज़बरदस्ती लेकर कहीं और चली जाती है। तब यहाँ पर जून के डैड स्टेज पर आ जाते हैं और फिर सबको ये बता देते हैं कि अब सीईओ इस कंपनी का बदल गया है और वह कोई और नहीं बल्कि जूली है। और इधर हम जून को देखते हैं जिसे जुलाई एक कमरे में बंद करके चली जाती है और कहती है कि एक बूढ़ा तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आया हुआ है। तभी हम वहाँ पर उस बूढ़े को देखते हैं जो कि बहुत ही गंदे इरादों वाला होता है और वह उठकर सिर्फ जून को ही पसंद करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है और फिर जैसे ही जून के डैड कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ तो उनके बेटे के नाम पर जून स्टेज पर आने लग जाती है। तो ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, जून कैसे आ गई, क्योंकि उसे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और जॉन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उसे देखकर सब पूछने लग जाते हैं। जून के डैड भी पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, जूली कहाँ है। तो जून कहने लग जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि जितने शेयर ओवरसीज़ कंपनी के हैं तो आप लोग किसी को भी बीच से उठाकर सीईओ नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। जिस पर जून के डैड उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई बेटी ही नहीं होती। अब जैसे ही ये कहते हैं वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ रिवील होने लग जाते हैं और सारे लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है कि बाप वहाँ पर स्टेज पर खड़ा होकर अपनी बेटियों को सपोर्ट कर रहा है और ये बेटियाँ अलग जगह पर गलत काम कर रही हैं। तभी सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर जून को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने भी लग जाते हैं। जिस पर जून बस उन लोगों से यही कहती है कि अगर तुम लोगों को अपना सच जानना है तो फिर चलो आज हम लोग अपना सच भी देख लेते हैं कि इस बेड में आखिर कौन है। अब यहाँ पर जून के बहुत सारे असिस्टेंट आ जाते हैं जो कि उस बेड को उठा कर ले आते हैं जिसमें जूली और वो बूढ़ा था। जूली चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो बूढ़ा उसका मुंह बंद कर लेता है और फिर जैसे ही ऊपर से ब्लैंकेट हटता है तो सारे लोग वहाँ पर सच्चाई देख लेते हैं कि आखिर उस पर कौन था। अब यहाँ पर सब लोग जूली की असली सच्चाई देख लेते हैं, उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और उस बूढ़े को भी सब ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तब हम वहाँ पर जॉन को देखते हैं जो कि अपनी बहन के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड ले लेता है। वह सबसे कहने लग जाता है कि मेरी बहन से तुम लोग सब दूर रहो क्योंकि तुम सब बहुत बुरे हो। इसके बाद हम यहाँ पर रॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी जूली से और उसे देखकर बस यही कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रही हो। तब यहाँ पर हम जून को देखते हैं जो कि जुलाई से कहने लग जाती है कि तुम इस बूढ़े के साथ क्या कर रही हो। तभी जुलाई यहाँ पर दोबारा नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है, तुम बहुत बुरी हो। इस पर हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पर जून से बहुत ज़्यादा बहस करने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें आखिर ऐसा नहीं करना। अपनी बहन के साथ उसे देखकर उसकी मॉम और डैड भी कहने लग जाते हैं। तब वहाँ पर हमारी जूली जॉन को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और कहने लग जाती है कि वह किसी और के साथ सो रही है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर जॉन चिल्लाकर सबको बाहर भेज देता है और फिर इधर जूली अपने घुटनों पर बैठकर रॉन्ग से माफ़ी मांगने लग जाती है। जिस पर जूली को रॉन्ग एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि हम लोग अंधे नहीं हैं, हमने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है। अब तभी यहाँ पर जूली कहने लग जाती है कि तुम मुझे जून के लिए मारकर सो सकते हो। तभी जूली के डैड भी कहने लग जाते हैं कि 3 दिन बाद शादी है तो प्लीज़ कैंसिल तो मत ही करना क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तभी वहाँ पर जून कहने लग जाती है कोई बात नहीं, इससे मैं शादी कर लूँगी। तब हम यहाँ पर देखते हैं रॉन्ग को जो कि जून को प्रपोज कर देता है और फिर जूली वहाँ पर कुत्तों की तरह पड़ी रह जाती है जो गुस्से से भरी होती है और जून उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर रॉन्ग जॉन से यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ अरेंज करूँगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून अपने दोस्त से बात कर रही होती है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है तो जून कहती है कि देखो अब हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जून फ़ोन उठाते ही सारी सच्चाई सुनने लग जाती है कि आखिर जूली और रॉन्ग के बीच में बातें क्या चल रही हैं। इसके बाद जूली के साथ जब रॉन्ग बैठा था तो वहाँ पर जॉन आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो हमारी फैमिली को बदनाम करने के लिए हो। जिस पर उसको समझाने के लिए ये लोग अपना सारा प्लान बोलना शुरू कर देते हैं।
वो ये होता है कि 3 दिन बाद शादी है और हमने कुछ बड़ा सरप्राइज अरेंज किया है। वो ये होगा कि शादी के टाइम पर जून को वहाँ 100 रूल बोलने पड़ेंगे सबके सामने। और दूसरा सरप्राइज ये है कि उसको अपनी ओवरसीज़ कंपनी मेरे नाम पर करनी होगी। और तीसरा सरप्राइज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जिससे तो जून खत्म ही हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जून को, जो कि सारी बातें सुन लेती है और फिर अपने मन में बस यही कहती है कि चलो, उन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज अरेंज किया है तो मैं भी उन लोगों को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कहीं बाहर घूम रही होती है और फिर अचानक से उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और वह अपने पसीने पोंछ रहा होता है। जून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उस आदमी का असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्यों रख रहे हो आप, इतने बड़े घर के मालिक हो, क्यों नहीं अपने घर में आराम से रहते हो। इसके बाद उस आदमी को उसकी दादी फ़ोन पर बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है और बस यही कह रही होती है कि अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड लाकर नहीं मिलाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊंगी और तुम मुझे बचा भी नहीं पाओगे। और ये सब वह उसे सुना सुनाकर फ़ोन रख देती है। अब जैसे ही वह फ़ोन रखती है तो ये आदमी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत उसके पास वहाँ पर जून पहुँच जाती है और उससे कहने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हें खरीद सकती हूँ, जिस पर जून को वो आदमी पहचान जाता है। और अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जैक और जून एक दूसरे से मिले थे पहली बार। जैक अपनी पार्टी में दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी वहाँ पर जून आ जाती है और फिर वह एक डिलीवरी गर्ल की तरह उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और ये कहती है कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए भेजा था। तभी वहाँ पर जून उसे अपना कार्ड भी दे देती है और फिर वह फटाफट वहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो आदमी जून को पहचान लेता है और फिर वह जून की बातों के लिए मान भी जाता है और तुरंत उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी जून कहती है कि जी बिल्कुल, और फिर वह उससे हैंडशेक करने लग जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून वहाँ से चली जाती है, अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और इधर उसका असिस्टेंट उसके कान में बस यही कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि फाइनली आपको कोई मिल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उससे प्यार करते हो। जिस पर जैक कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तो फिर वह यही सोचने लग जाती है कि शायद मैं इसे जानती हूँ, लेकिन फिर वह सोचती है कि बस मुझे इसकी ज़रूरत है इसलिए, वरना मैं तो इसे भूल ही जाऊंगी और ये सब क्या करूं। इस बात को इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। अब उसे तुरंत मैसेज आता है कि उसके कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तभी वह तुरंत अपने बैंक को फ़ोन करके कार्ड ब्लॉक करवा देती है और उसे अपने पास्ट की बातें याद आती हैं कि कैसे एक दिन वह रॉन्ग के सामने ही थी और उसने अपने ब्लैक कार्ड का जिक्र किया था और उसी दिन उसका कार्ड भी चोरी हो गया था। तो फिर वह तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करवाती है और फिर हम देखते हैं रॉन्ग को, जो कि अपनी जूली को बहुत सारे गहने दिला रहा था जो कि बहुत ज़्यादा महंगे थे और फिर वह उसे सबसे महंगा डायमंड दिलवाता है। और तभी जूली जब मना करती है तो वह उससे बस यही कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी लेना है तुम आराम से ले सकती हो, तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वह उस नेकलेस को सीधा जूली के गले में डाल देता है। अब जब जैसे ही पेमेंट की बारी आती है और फिर कार्ड स्वाइप किया जाता है तो कार्ड तो ब्लॉक होता है। तो 3-4 मशीन इस्तेमाल करने के बाद भी जब कार्ड ब्लॉक रहता है तो जूली चिल्लाने लग जाती है। और फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉन्ग उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम्हारी कार्ड मशीन ख़राब है क्योंकि तुम इस कार्ड को देख सकती हो। ये ब्लैक कार्ड है जो कि अनलिमिटेड है, इसको कोई भी फ्रीज नहीं करवा सकता। तभी वहाँ पर जून की एंट्री हो जाती है और फिर वह तुरंत रोंग से कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्ड को इस्तेमाल करने की। तभी वहाँ पर जूली उल्टा जून से लड़ने लग जाती है कि यह उनका ही कार्ड होगा, तुम यहाँ पर झूठ कह रही हो। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा कार्ड है तो तुम इससे पेमेंट करो, और यह कहकर वह जाने लग जाती है। तभी जूली रोक लेती है जून को और कहने लग जाती है कि तुम तुरंत रॉन्ग से माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने उससे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात की है। तभी वहाँ पर जून कहने लग जाती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यहाँ पर इन लोगों की फालतू की बहस शुरू हो जाती है जिसकी कोई सिर पैर भी नहीं होता, जो उन लोगों से बस इतना ही कहती है कि चलो जूली एक बात बताओ, अगर मैं इससे शादी करने वाली हूँ और ये फिर भी तुम्हारे साथ घूम रहा है तो मतलब तुम तो मिस्ट्रेस हुई। तभी यहाँ पर जूली को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
वह नेकलेस को भी ज़मीन पर फेंक देती है, जिससे कि वह सबसे ज़्यादा महंगा नेकलेस टूट जाता है। और यहाँ पर रोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं थे इसी पे करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जून बस यही कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हें जो तोड़ना है तुम तोड़ सकती हो, तुम्हारे वाले के पास बहुत सारा पैसा है, और फिर मुझे दहेज में भी चाहिए ना। जिसके बाद ये बात तो जूली को और भी ज़्यादा बुरी लग जाती है, तो वह दुकान में जितने सारे गहने रहते हैं वह सबको फेंक देती है और कहने लग जाती है कि देखो, तुम्हें नहीं पता है कि अभी तक रोंग के पास कितना सारा पैसा है। अभी तुम्हें पता लगेगा जब वह सारी चीज़ों का बिल पे करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वह टूटे हुए सामान का टोटल वैल्यू 82 मिलियन बताते हैं, जिस पर जून कहने लग जाती है कि चलो ठीक है रोंग, अब इसको पे करके दिखाओ। रोंग जैसे ही उसके पास जाता है तो जून बस उससे यही कहती है कि अब मेरे पास आकर कोई मतलब नहीं है, तुमने ये रायता खुद फैलाया है, अब संभालते रहो, मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। वह रोंग से कहने लग जाती है कि हमें रूल फॉलो करके पुलिस को बुलाना होगा, अगर रोंग आप पैसे नहीं पे करोगे तो तभी रोंग दोबारा जून को रोक लेता है और यह देख लेती है जूली, और फिर वह तुरंत रोंग के पास आ जाती है और उससे यही कहने लग जाती है कि हो सकता है कि तुम्हारा कार्ड गलती से ब्लॉक हो गया हो, तुम बस उसे अनब्लॉक करके तुरंत पेमेंट कर सकते हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उसके भरोसे क्यों बैठे हो। जिस पर रोंग तुरंत कहता है जून से कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम इस पेमेंट को कर दो, क्योंकि इसे करने के बाद मैं कभी भी तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। जिस पर जून उससे उल्टा कहने लग जाती है कि तुम मुझे धमकी देने की अभी भी कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर हम रोंग को देखते हैं जो कि जून से बस यही कहने लग जाता है कि तुम घर की औरत हो और तुम्हें सिर्फ घर में ही रहना चाहिए, तुम इतना सारा पैसा अपने साथ लेकर करोगी, या तो तुम मेरे लिए यहाँ पर पेमेंट कर दो, बाकी पूरी जिंदगी मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अब यहाँ पर जुलाई इस चीज से उसे मना करने लग जाती है, उसका हाथ पकड़कर, तो वह हाथ भी छोड़ देता है और फिर वह जून से फोर्स करने लग जाता है। पैसे पे करने के लिए जून उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहने लग जाती है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी वह दोबारा जैसे जून को मारने लग जाता है, तब एक एम्प्लॉय रोक लेती है और कहने लग जाती है कि आपकी कोई औकात नहीं है कि आप एक औरत को मेरे स्टोर में मार सके। तभी वह उस एम्प्लॉय से भी बहस करने लग जाता है और उससे यही कहने लग जाता है कि आपका स्टोर अब मैं बंद करवा सकता हूँ। जिस पर जून कहती है कि चलो ठीक है, और दूसरी बात, अगर तुमने चीज़ें तोड़ी हैं तो बेबी तुम्हें ही पे करना होगा। तब यहाँ पर हम देखते हैं वह एम्प्लॉय कॉल कर देती है अपने बॉस को और कहने लग जाती है कि 82 मिलियन का सामान लेने के बाद ये कस्टमर पे करने से मना कर रहा है। तभी वहाँ पर रोंग तुरंत ज़मीन पर बैठ जाता है और वह सोचने लग जाता है कि मेरा सब कुछ चला गया, मैं यह पैसे कैसे दूंगा। अब वहाँ पर फटाफट से रोंग के डैड आ जाते हैं और वह तुरंत जून से कहने लग जाते हैं कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जूली और रोंग दोनों नासमझ हैं, प्लीज़ आप इस पर गुस्सा मत करिए, मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर रोंग के डैड तुरंत रोंग से कहने लग जाते हैं कि तुम इससे माफ़ी मांगो। जिस पर जूली बीच में फालतू फालतू बातें बोलने लग जाती है, तो रोंग के डैड उससे बस यही कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम डेली हमारे घर पर नहीं आती तो हो सकता है मेरा बेटा तुम्हारे पीछे कभी नहीं पड़ता। और यह कहकर वह उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। अब जिसके बाद जूली थप्पड़ खाने के बाद वहां से चली जाती है और फिर रोंग यहाँ पर अकेला रह जाता है। रोंग के डैड जून से बस यही कहने लग जाते हैं कि तुम तो समझदार हो और मेरे बेटे से शादी करने वाली हो, इसलिए हम लोग एक फैमिली हैं, तो तुम इस पैसों को आराम से कर दो। जिस पर जून कहती है कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, और बच रही शादी की, तो मैं आपके बेटे से अभी तक शादी की नहीं हूँ और ना हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है, हम लोग किसी भी तरीके से एक फैमिली में तो नहीं आते, और मुझे इस रिलेशनशिप पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना। जिसने इस सामान को तोड़ा है वही पे करेगा, और मैं तो यहाँ पर 1 रुपये भी नहीं देने वाली हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जून वहाँ से अपना कार्ड उठाती है और फिर निकल जाती है। जिसके बाद रोंग के डैड वहाँ पर एम्प्लॉयज़ से बात करने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को तो हमें मैनेज कर लेना चाहिए। जिस पर स्टोर की एम्प्लॉय कहती है कि नहीं, हमें सिग्नेचर चाहिए, बिना पैसे आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हो, और ऐसा नहीं करोगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। जिस पर तुरंत रोंग के डैड अपना कार्ड दे देते हैं। कार्ड स्वाइप होता है, 82 मिलियन कट जाते हैं और फिर उन लोगों को स्टोर से जाने के लिए कह दिया जाता है। जिसके बाद रोंग के डैड रोंग को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे वजह से देखो आज मेरे साथ क्या हुआ,
अब जिसके बाद वह उसे बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारे वजह से देखो ये क्या हो रहा है, जिस पर रॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं आपका बदला ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शादी का दिन, जहाँ पर इन दोनों परिवार में शादी होने वाली थी। रॉन्ग मत दूल्हा बनकर आया हुआ था। सारे लोग बातें कर रहे थे जून का। जून तो आई ही नहीं रही थी। हम सब परेशान हो रहे थे कि फाइनली जून है, कहाँ उसे आ जाना चाहिए। अब वहाँ पर जो गेस्ट बैठे थे वह सब भी बातें करने लग गए थे कि आखिर जून गई कहाँ, वह ऐसे कैसे गायब हो सकती है, खुद गई, शादी से उसे तो आना चाहिए टाइम पर, ऐसा तो नहीं है कि वह भाग गई और फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें करने लग गए थे। तभी हम देखते हैं जॉन को, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वह भी सब पर चिल्ला रहा था। तभी अचानक से एक इंसान कहता है कि देखो दुल्हन आ गई, और सब जून को देखने लग जाते हैं। जून एकदम ब्लैक ड्रेस में तैयार होकर बहुत ही सेक्सी बनकर आ चुकी थी, और फिर सब उसे देखकर बस यही कह रहे थे कि ब्लैक ड्रेस में अगर ब्राइड आती है तो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। तभी जॉन आ जाता है, जून के हाथों को तुरंत पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम आखिर एक लड़की होकर ऐसे कैसे पहन सकती हो। जिस पर जून कहती है, मुझे जो पसंद है मैं वही पहनूंगी, तुम नहीं हो मुझे कोई रोकने वाले। तभी शादी शुरू हो जाती है, और फिर रॉन्ग कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए 3 चीज़ें प्रिपेयर की हैं। शादी करने के पहले सबसे पहला वह रूल निकाल के आता है, जो कि 100 रूल होते हैं। वह सबके सामने कहता है कि जून को इसे पढ़ना होगा, और सरप्राइज तो सिर्फ रॉन्ग बता रहा था उसको, एक्सप्लेन तो असली में जूली कर रही थी। वह बस यही अपने मॉम डैड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी कि रॉन्ग जो कुछ भी कह रहा है वह सही कह रहा है, जून को ऐसा करना चाहिए, आजकल ऐसा ही होता है। और फिर यह सब भी मिलकर यही सोचते हैं कि हाँ रॉन्ग सही कर रहा है। सारे लोग तो यहाँ पर सही जज कर रहे होते हैं रॉन्ग को, क्योंकि वह पता नहीं अपने घर में बीवी ला रहा था या नौकरानी। अब जिसके बाद हम देखते हैं दूसरा गिफ्ट आता है, जिसमें जून को अपने सारे शेयर जॉन को देने थे। अब जुलाई यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेनेशन शुरू कर देती है कि कैसे जून को सिर्फ बाल बच्चों की ही फिक्र होनी चाहिए, न कि कंपनी की शादी होने के बाद। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम लोगों को मेरे पैसे से ज़्यादा प्यार है, ये बात मुझे साफ समझ आ रही है। तब यहाँ पर जूली कहने लग जाती है कि लड़कियों का आखिर काम ही क्या है पब्लिक में, वह तो लड़कों का काम होता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस चीज़ को रॉन्ग को दे दो, वह अच्छे तरीके से संभालेगा। जिस पर जून तुरंत उस एग्रीमेंट को फाड़ देती है और जूली के मुंह पर ही फेंक देती है, जिस पर जूली का समझाना भी वहीं पर बंद हो जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं रॉन्ग यहाँ पर कुछ भी कहने की कोशिश करता है तो जून उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, और फिर उससे यही कहने लग जाती है कि तुमसे शादी करने के लिए मैं इतने सारे रूल पढ़ूं, फिर तुम्हें एग्रीमेंट दूं। क्या तुम्हारे परिवार के पास कोई खजाना है, या फिर मैं शादी करूंगी तो वहाँ की रानी बनकर रहूंगी। जिस पर सारे लोग भी सोचने लग जाते हैं, हाँ जून तो सच कह रही है। अब जिसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है, वह होती है जून फोटोज़। रॉन्ग कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। जिस पर जून उन फोटोज़ को ले लेती है अपने हाथ में और देखने लग जाती है कि वे फ़ोटोज़ कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और जून उनमें कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तभी वहाँ पर स्क्रीन पर फ़ोटोज़ चलने लग जाती हैं जून की, और जो उन्हें देखकर खुश हो रही होती है। अब जिसके बाद जून एक फ़ोटो को फेंक रही होती है और तारीफ़ कर रही होती है, और फिर रॉन्ग से यही कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से जूली कहने लग जाती है कि तुम क्या सच में इस औरत के साथ सोना चाहते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। जिस पर जून कहने लग जाती है, देखो ये पिक्चर दिखाकर तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इस पर रॉन्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाता है। इन दोनों के बीच में फालतू की बहस होने लग जाती है, जिस बहस की कोई सिर पैर नहीं हो जाता। और फिर वहाँ पर लोग भी बहुत सुंदर बातें कर रहे थे। उन लोगों को फाइनली चीज़ें समझ आ रही थी कि यहाँ पर कौन सही और कौन गलत है। तभी यहाँ पर जून उन लोगों को बता देती है कि एआई की मदद लोगों ने मेरी पिक्चर को फर्जी कर लिया है और फिर इन पिक्चरों का इस्तेमाल किया है एक बहुत ही गलत तरीके से। मैं बिना किसी से डर के ये बात कह रही हूँ कि इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने की बहुत गंदे तरीके से कोशिश की है, तो प्लीज़ इन लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर जून कहती है कि अगर आप लोगों को मुझे फेवर करना है तो वह यही फेवर आप करोगे। जिसके बाद उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और जून से एग्रीमेंट मंगवाती है, जिसमें होता है कि अगर रॉन्ग इस शादी में कुछ भी गड़बड़ करेगा या कुछ भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। जूली कहने लग जाती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वह इस शहर में सबको अच्छे तरीके से जानते हैं, तुम पब्लिक में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकती। जिस पर जून की मॉम भी कहने लग जाती है, हाँ जुलाई सच कह रही है।
तभी जुलाई के डैड भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, जूली सच कह रही है, और यह लोग बस जून से यही कहते हैं कि तुम अभी भी रॉन्ग से माफ़ी मांग सकती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब मैं किसी से कोई भी माफ़ी नहीं मांगूंगी ना, मुझे इससे शादी करनी है। जिसके बाद वहाँ पर रॉन्ग कहने लग जाता है, फिर 3 दिन में तुमसे शादी कौन करेगा। तो जून उन लोगों की बात करवाती है जैक से, जो कि ऑक्शन में बैठा हुआ था और जून के लिए सबसे महंगी नेकलेस ले रहा था, और वह उसे नेकलेस खरीद भी लेता है। अब ये लोग ऑक्शन से निकल जाते हैं और इधर जून इन लोगों को दूसरा गिफ्ट भी दिखा देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जैक की फ़ोटो होती है। और सब लोग तो जैक को पहचान जाते हैं, क्योंकि वह इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब ये लोग तो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ पर रॉन्ग चिल्लाने लग जाता है कि यह बहुत बड़ी झूठी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इससे प्यार करती है। तभी जूली पहुंच जाती है रॉन्ग के पास और उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है, और फिर रॉन्ग उसे धक्का देकर साइड कर देता है। जिसके बाद वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है और सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तभी जॉन भी वहां पर चिल्लाने लगता है। रॉन्ग के डैड बीच में आ जाते हैं सब कुछ शांत करवाने के लिए, और फिर यही कहते हैं कि यार, ये लोग मजाक कर रहे होंगे, इन लोगों की बात को हमें सीरियसली सुन लेना चाहिए। जिसके बाद वह जून से कहते हैं कि तुम आज इसको कैंसिल नहीं कर सकती, ये बहुत गलत बात हो जाएगी, और अगर तुम मेरे मुंह से सीधा सुनना चाहती हो तो मुझे 200 मिलियन दे दो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए। जिस पर वहां बैठे सारे ऑडियंस कहने लग जाते हैं कि यह बूढ़ा कितना ज़्यादा बेशर्म है, कैसे मुंह खोलकर पैसे मांग रहा है, और यह बूढ़ा यहाँ पर शर्म भी नहीं खा रहा। वह पैसे मांगना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है जैक, और सबके सामने बस यही कहने लग जाता है, तुम टेंशन मत लो। तभी जैक आते ही तुरंत जून के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें इन लोगों ने बहुत परेशान किया, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं जितने भी पैसे हैं इन लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि पैसे खोलो। उसके सारे असिस्टेंट उसके पीछे पैसे खोलकर और नेकलेस निकालकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद इन गरीबों का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर हम देखते हैं रॉन्ग के डैड रॉन्ग को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बस यही कहते हैं कि तुम अपने घुटनों पर बैठकर इससे माफ़ी मांग लो, वरना हमारा परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर जून को असलियत में पता चलता है कि आखिर जैक कौन है। कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पर जूली को जैसे ये बात पता चलती है वह तो पागल ही हो जाती है। और फिर रॉन्ग के डैड यहाँ पर किसी को तो फ़ोन लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी ख़त्म हो गई है, वह अब कहीं के नहीं रहे। उनके सारे कार्ड भी ब्लॉक हो रखे हैं। जिसके बाद उन्हें एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है। रॉन्ग उन्हें संभालने की कोशिश करता है तो जून उधर से कहती है जैक से कि तुम्हारी हिम्मत आखिर कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। जिस पर जैक कहने लग जाता है कि मैंने यह सारी चीज़ें बस तुम पर छोड़ी थी, इसलिए मुझे लगा तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी। जिसके बाद जून रॉन्ग के डैड से बस इतना ही कहती है कि आपके पास अब 2 चॉइसेस हैं, पहला एंगेजमेंट फ्रीज करने का और 200 मिलियन देने का, और दूसरा आपकी कंपनी पूरी बर्बाद होने का। जिसके बाद रॉन्ग यहाँ पर एग्रीमेंट को साइन कर देता है और फिर जून उन लोगों से कहती है कि हफ्ते भर के अंदर 200 मिलियन लाकर मुझे दे देना। तभी यहाँ पर जूली आती है रॉन्ग से लड़ाई करने के लिए, तो रॉन्ग उसे थप्पड़ मारकर साइड कर देता है। तभी वहाँ पर जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। यह लोग कुत्ते की तरह स्टेज पर लड़ने लग जाते हैं। जून की मॉम को भी एक छोटा सा हार्ट अटैक आता है, लेकिन जून तो नहीं जाती। और इधर जैक अपनी जून को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर लेकर उन लोगों के सामने से वहाँ से निकल जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैक की दादी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वह अभी तक अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ पाया या नहीं, और वह अपने असिस्टेंट से भी यही कह रही थी। तो उसका असिस्टेंट बता देता है कि बहुत अच्छी लड़की को पसंद कर लिया है। दादी भी इस लड़की को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर यही सोचने लग जाती है कि आखिर यह मेरे परिवार के लिए कैसी होगी, तो वह उसको टेस्ट करने का फैसला लेती है। जिसके बाद एक दिन हम देखते हैं जून को, जो कि जैक के घर के तरफ आ रही थी। तो दादी वहाँ पर एक काम वाली बनकर अचानक से उसके पास आती है, उसे ठोकर मारकर गिर जाती है। तो जून उनकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करती है, उनके सारे सामान को उठाती है और फिर बहुत प्यार से उन्हें ऑफिस के अंदर ले जाकर बैठाने की कोशिश करती है, उनसे बहुत प्यार से बात करती है। और दादी मन ही मन खुश हो रही थी कि यह बहुत ही अच्छी लड़की है, यह तो अब हमारी बहू बनने के ही लायक है, इसने पहली बार में ही मुझे बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं इधर जैक को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी दादी आज जून को टेस्ट करने वाली है इसलिए। और फिर वह बस यही कहता है कि आज तो जल्दी से जून भी आने वाली है, मैं तो बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इधर हम देखते हैं जून और दादी को,
जो कि कंपनी के अंदर होते हैं, और फिर जून दादी को बैठा देती है एक जगह पर और उनसे कहती है कि आप अपना पैर दिखाओ। वह नीचे बैठकर उनके पैरों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर 2 एम्प्लॉय आ जाते हैं जो कि इन लोगों से बहुत गंदे तरीके से बात करने लग जाते हैं। यही कहने लगते हैं कि तुम लोगों की औकात नहीं है इस कंपनी में आने की, तो तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, और तुम तो झाड़ू पोछा करने वाली हो। जिसके बाद वह लोग सिक्योरिटी को बुला लेते हैं और वहाँ पर तमाशा करने लग जाते हैं कि इन लोगों को तो बाहर फेंक दो, फलाना ढिमकाना। तभी जून उन लोगों से बस यही कहती है कि क्या तुम लोग कभी बूढ़े नहीं होगे, और अगर तुम लोगों के साथ ऐसा किसी ने बिहेव किया तो कैसा लगेगा। अगर इनको किसी ने भी छुआ तो मुझसे बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। जिसके पास जून दादी से बस यही कहती है कि आप यहाँ पर आराम से बैठो और सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वह भी जून से बस यही कहती है कि हम लोग किसी आउटकमिंग को यहाँ पर बैठने नहीं देते। अब यहाँ पर जून कहने लग जाती है कि मैं वीआईपी हूँ, मुझे जैक ने बुलाया है। जिस पर वह लोग जून पर हंसने लग जाते हैं कि आखिर एक झाड़ू पोछा करने वाले को जैक क्यों ही बुलाएगा। वह लोग बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, फालतू में जून से बहस करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि पहले तो तुमने बोला कि उन्होंने बुलाया, फिर बोलोगी कि मैं उनकी फियांसे हूँ, अब यह बुढ़िया बोलेगी कि मैं उनकी माँ हूँ। तुझे तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तभी वह लोग सिक्योरिटी से दोबारा कहते हैं कि इन्हें बाहर निकालो, तो सिक्योरिटी आगे बढ़ती है। जून उन्हें दोबारा रोक लेती है और उनसे बस यही कहती है कि अगर आज के बाद इसको किसी ने भी छूने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि वहाँ का मैनेजर होता है। वह भी उन लोगों को देखकर बस यही कहने लग जाता है कि अरे तुम इन लोगों को अंदर बैठाने कैसे दे सकते हो, बाहर निकालो तुरंत के तुरंत। अब सिक्योरिटी और बाकी वहाँ खड़े सारे लोगों से जून बस इसलिए बहस करती है क्योंकि दादी को बाहर न जाना पड़े, और इधर दादी के मन में तो लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं कि वह उन्हें कितनी अच्छी बहू मिल गई है। अब यहाँ पर यह मैनेजर कुछ अपने आप को ज़्यादा ही तेज़ समझ रहा था, तो दादी तुरंत उठकर कहती है कि तुम्हें तो कंपनी से तुरंत के तुरंत फायर किया जाता है और तुम लोगों को तो किसी को इस कंपनी में नहीं रखा जाएगा। अब यह लोग दादी पर ही हंसना शुरू कर देते हैं कि अरे ये बुढ़िया हमें कंपनी से निकालेगी, इसे तो पता भी नहीं है कंपनी का मतलब क्या होता है। और फिर वह लोग सब दादी का बहुत गंदे तरीके से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वह मैनेजर तुरंत सिक्योरिटी से डंडा उठाकर दादी को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे सीईओ की, और वह आते ही अपनी दादी और जून को पहचान लेते हैं। तभी जून भी पहचान जाती है कि आखिर वह दादी कोई और नहीं बल्कि जैक की दादी थी। अब वहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सब लोग बस जैक से सॉरी सॉरी कहने लग जाते हैं। अब वह मैनेजर भी सॉरी कहने लग जाता है, लेकिन उसे तो कंपनी से निकाल दिया जाता है और सारे एम्प्लॉय भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दादी जैक से बस यही कहती है कि हमें 2-3 दिन में शादी की घोषणा कर देनी चाहिए और इसे आधिकारिक तौर पर हमारे घर की बहू भी बना देना चाहिए। अब जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जून और जैक साथ में बैठकर चाय पी रहे थे और दादी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने कितनी अच्छी चाल चली। जून कहती है कि दादी मुझे टेस्ट करना चाहती थी और उन्होंने टेस्ट कर लिया, अब वह संतुष्ट हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून ने जैक के साथ गलती से गलत टेबल पर जाकर वह केक डिलीवर कर दिया था किसी के मुंह पर, और इसके लिए जून को अगले बार से कोई डिलीवरी नहीं मिली थी। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ के लिए, और फिर उसने यही सोचा था कि वह जैक से दोबारा मिलेगी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वह जैक से खून ऑपरेशन के कुछ एग्रीमेंट साइन करवा लेती है। जैक जून को आखिर याद दिला देता है कि वह कौन है, उसे 20% डिस्काउंट की बात याद दिलाकर। तभी जून को अचानक से याद आता है कि अच्छा वह तो तुम ही थे। जिसके बाद इन दोनों के बीच में पुरानी बातें होने लग जाती हैं। जैक तुरंत उस फाइल को साइन भी कर देता है और फिर जून से बस यही कहता है कि तुम हमेशा खुश रहा करो। जिसके बाद जून वहाँ से जाने लग जाती है और जाते जाते वह यही बताती है कि आज मेरा क्लास का रियूनियन है तो मैं तो जा रही हूँ। जिस पर जैक कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक छोड़ने आ जाता है जून को रियूनियन पार्टी में, और वह सही कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन हो तो तुम मुझे आराम से फ़ोन कर सकती हो, मेरी मीटिंग है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हम जून को देखते हैं जो कि वेन्यू में आ जाती है, और इधर तो जून के सारे क्लासमेट्स बैठे होते हैं। वह बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। उनमें से जो एक आदमी होता है वह कुछ ज़्यादा ही बेकार होता है। वह अपने आप को ज़्यादा तेज़ समझने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि होता बिल्कुल भी नहीं है।
वह लोग बस यही बात कर रहे होते हैं जून के बारे में कि उसके पास और कुछ भी नहीं है और वह टाइम पर आना भी नहीं जानती, जो कि कितनी ज़्यादा बेकार बात है। अब जूली भी उनमें होती है जो कि उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रही होती है। जून उन लोगों की बातों को सुन रही होती है और फिर वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। जून अपने दोस्तों से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती है। जूली वहाँ पर होती है जो कि फालतू की एक्टिंग कर रही होती है। फिर वह जो आदमी होता है जो कुछ ज़्यादा ही शाना समझ रहा होता है, वह जून से तुरंत कहने लग जाता है कि क्या आज भी तुम खाना डिलीवर कर रही थी, इसलिए लेट हो गई। जिस पर जून उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देती है तो वह एक बार को चुप हो जाता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जून अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेकर आती है और वह उसे दे भी देती है और फिर उन लोगों से कहती है कि मैं तो यहाँ पर कोई भी खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी उनमें से एक औरत जून की दी हुई गिफ्ट को तुरंत छीन लेती है उसकी दोस्त के हाथ से और फिर जब सबको पता चलता है कि जून ने कितनी महंगी गिफ्ट दी है तो वहाँ पर बैठे सब लोग जून का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उससे बस यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी औकात कैसे बनी इतनी बड़ी गिफ्ट देने की, यह इसने नकली दिया होगा, ऐसा वैसा फालतू फालतू बहुत सारी बातें बोलने लग जाते हैं। तभी जून तुरंत उसके हाथ से वह गिफ्ट लेकर अपनी दोस्त को दे देती है और कहती है इसे आराम से अच्छे से रखना। जून का मजाक उड़ाया जा रहा होता है लेकिन जून उन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी जूली भी वहाँ पर होती है जो कि मुंह फुलाकर बैठी होती है और अचानक से कहने लग जाती है कि अगर तुमने यह सब कुछ नकली दिया है तो तुम क्यों नहीं सबको कह देती हो, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। अब वहाँ पर एक औरत होती है जो कि कुछ ज़्यादा ही बोल रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक मैनेजर आ जाता है जो कि जब सबको बताता है कि ये पूरा होटल जून का है तो वहाँ पर बैठे लोग अचानक से खड़े हो जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इतना बड़ा होटल जून का है। अब इस न्यूज़ को भी यह लोग झूठ समझने लग जाते हैं और वह लोग मैनेजर को ही नकली नकली बुलाने लग जाते हैं और जून का फिर से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लोगों के पास कोई बुद्धि नहीं होती, फालतू में सब मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब इस तकले पागल आदमी के पास पता नहीं क्या ही था। वह लोग कहने लग जाते हैं कि ठीक है, चलो अब हम बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर जैक से इसका क्या कनेक्शन है। इसलिए जून वहां से जाने लग जाती है। लोग जून के पीछे जाने लग जाते हैं और फिर ज़बरदस्ती उससे यही कहने लग जाते हैं कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो, ऐसा वैसा फालतू की बातें वहाँ पर करने लग जाते हैं। वह लोग जून से फालतू की बहस करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर जैक की एंट्री हो जाती है और जैक आते ही कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर लेट हुआ हूँ। और जैसे ही यह लोग जैक को पहचानते हैं, ये तकला आदमी अपने ज़मीन पर घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारे क्लासमेट्स जिन्होंने जून का मजाक उड़ाया था सब लोग घुटने पर बैठ जाते हैं, सिर्फ जुलाई ही नहीं बैठती और वह लोग बस यही कहने लग जाते हैं कि जुलाई ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था। और फिर जून इन लोगों को बिना माफ़ किए वहाँ से चली जाती है और जून के जाने के बाद जैक अपने असिस्टेंट से बस यही कहकर जाता है कि इन लोगों को ऐसी सज़ा देना जैसा यह लोग कभी भी उभर ना पाएं। अब यहाँ पर जूली भरी होती है रिवेंज से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जून आ जाती है अपने घर पर अपने मॉम डैड को इनविटेशन देने के लिए उसकी शादी का। और फिर जून जा रही होती है तो उसके मॉम डैड उसे अचानक से रोक लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम हमारे घर की बहुत अच्छी बेटी हो, तुम थोड़े दिन यहाँ पर रहोगी तो इससे हमारा ही नाम होगा। जिस पर जून उन लोगों से बस यही कहती है कि मेरा नाम बदल चुका है तो मुझे इस घर में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, मुझे इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर जूली अपने मॉम डैड का ये साइड देखती है तो वह अपने मॉम डैड से कहने लग जाती है कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, आप लोग इसके साइड कैसे ले सकते हो। तो जुलाई के मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा डांट देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ रखा है तो ज़्यादा मुंह मत चलाओ, तुरंत जून से माफ़ी मांगो। जिस पर जॉन भी कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हें इससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तभी जूली को जब लगता है कि उसके परिवार वाले भी अब उसके साइड नहीं हैं तो वह ज़बरदस्ती झूठ पर फालतू के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। और फिर जून यहाँ पर जुलाई की ही कम करने लग जाती है, कहने लग जाती है कि क्लास में होना में ऐसा हुआ, मैंने उसका लाइमलाइट चुरा लिया, ये बहुत ज़्यादा गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर उसके मॉम डैड यही कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है और जाते जाते जून को रोक लेते हैं। उससे कहने लग जाते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, तुम हमारी फैमिली से हो, ये तो बस एक एडॉप्टेड चाइल्ड है,
इसलिए आज से तुम ही हमारी बड़ी बेटी हो और तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। जिसके बाद जॉन तुरंत कहने लग जाता है जूली से कि तुमने अपनी मॉम डैड की बातें सुन ली हैं, इसलिए तुरंत सॉरी कहना शुरू कर दो जून से, वरना मैं आज के बाद तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं मानूंगा। जिस पर जून अपने मन में थोड़ा सा तो खुश हो जाती है। तभी जूली वहाँ पर फालतू में चिल्लाने लग जाती है कुत्तों की तरह और कहने लग जाती है कि तुम बहुत गंदी हो, ऐसी हो वैसी हो, और गालियाँ देने लग जाती है। तभी जून के डैड जुलाई को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अब वहाँ पर वह अपने घर की मेड को बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कि इसे लेकर एक कमरे में बंद कर दो, जिसके बाद जूली को ले जाकर बंद भी कर दिया जाता है। जून अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली उसने जूली से अपना थोड़ा सा बदला तो निकाल ही लिया। अब यहाँ पर वह उन लोगों से कहती है कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ रुकने को तैयार हूँ, मैं ऊपर जाकर रेस्ट कर रही हूँ। और फिर ये लोग जून का कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। इतनी केयर इन लोगों ने पहले कभी नहीं दिखाई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जून जो कि आराम से सो रही होती है और जूली उसके पास चली आती है और फिर उससे बस यही कहने लग जाती है कि अचानक से ऐसा तुमने क्या कर लिया, जो कि मॉम तुम्हारी साइड हो गई, डैड तुम्हारी साइड हो गए और अब तो मेरा भाई भी तुम्हारी साइड हो गया। तुम शादी भी कर रही हो इतने बड़े इंसान से। अब मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा ही मुझे लेना पड़ेगा, जिससे ये सब कुछ मैं बदल सकती हूँ और फिर सब मुझे भी पसंद करने लगेंगे, सब मुझसे भी शादी करने की उम्मीद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जूली प्लास्टिक सर्जरी करवाकर एकदम जून की तरह परफेक्ट बन जाती है और फिर वह जून का चेहरा लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह फाइनली निकल जाती है सीधे जैक के घर के लिए और उससे ही मिलने चली जाती है। अब यहाँ पर वह अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि सब चीज़ तो मैं अब बर्बाद करके रख दूंगी जून का। और इधर अब हम देखते हैं रॉन्ग जून को किडनैप करके बैठा हुआ था और उसे तुरंत जूली का कॉल आता है। वह बस उससे यही कहती है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को बैंकरप्ट नहीं होने देना है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, उसकी जगह पर जाकर मैं सब कुछ कर लूँगी, शादी वगैरह तो सब कुछ मेरा होगा, फिर मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूँगी, तुम अपनी कंपनी को रिवाइव कर सकते हो। अब यहाँ पर रॉन्ग के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, वह यही सोचता है कि यही सब कुछ सही है। तभी इधर हम दादी को देखते हैं जो कि पौधों में बहुत ही अच्छे तरीके से पानी दे रही होती हैं और खुश हो रही होती हैं। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें आकर बता देता है कि जून आने वाली है, तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं कि उसके लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, घर को ऐसे सजाएंगे, उसे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे, उसे यह पसंद है तो ये देंगे वह देंगे, और बहुत सारी तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद हम इधर देखते हैं जूली जो कि जून की शक्ल लेकर पहुंच जाती है दादी के आगे। तो दादी आते ही उसे पहचान जाती हैं और दादी जैसे ही उसे छूने जाती हैं वह दादी के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करती है। वह यही कहती है कि अरे मुझसे दूर रहो, तुमने इतने गंदे हाथों से मुझे कैसे छू दिया, तुम इतनी गंदी हो, बुढ़िया हो, ऐसी वैसी दादी को गालियां देकर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर दादी को हार्ट अटैक आ जाता है। दादी वहीं पर गिरकर मर जाती हैं और आखिर यह मरी हैं या जिंदा हैं हमें अभी तक दिखाया नहीं गया। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर जूली जो कि जून की शक्ल लेकर अंदर आई थी। घर के सब लोग उसे जून ही समझ रहे थे और उसे घर का असिस्टेंट जूली के आगे सारी महंगी गिफ्ट्स खोलकर रख देता है जो कि दादी ने उसके लिए तैयार की थी। और वह असिस्टेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है। वह उसके ऊपर ही उन गिफ्ट्स के सरप्राइज फेंक देती है। ये लोग अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि जून तो इतनी ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होती थी, अब इसे अचानक से क्या हो गया कि यह ऐसी हो गई है। जिस पर जून यानी कि जुलाई पहुंच जाती है असिस्टेंट के पास और उसके हाथों से वह फल को फेंक देती है और उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और लात घूंसे सब मारने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें तो एक चीज़ ढंग से पकड़कर खड़ा होना भी नहीं आता, तुम किस चीज़ की असिस्टेंट हो। जिस पर वह असिस्टेंट रोध होकर कहने लग जाती है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इज्जत चाहिए होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं इन लोगों के मन में भी तो बहुत कुछ था, लेकिन यह लोग कह नहीं रहे थे क्योंकि जूली शक्ल से तो जून दिख रही थी। अब यहाँ पर एक और असिस्टेंट आकर इन लोगों को बता देता है कि दादी को हार्ट अटैक आ गया है। तो ये लोग बाहर भाग कर जाते हैं और जून यही सोचती है कि चलो ये गिफ्ट मैंने वैसे भी एक्सेप्ट कर लिया था, अब मुझे घर जाना चाहिए, अपने मॉम डैड को अपनी ये वाली शक्ल दिखानी चाहिए। अब इधर हम देखते हैं जूली के मॉम डैड जो कि किडनैप स्टेट में होते हैं। जूली उन लोगों के मुंह से जाकर कपड़ा हटा देती है
तो ये लोग तो समझते हैं कि जून आ गई है, तो ये लोग उससे यही कहने लग जाते हैं कि अरे तुम आ गई उस हरामी ने, तो हम लोगों को बंद कर दिया था, ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था। तभी जूली कहने लग जाती है कि क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। तब उधर से एक बहुत बड़ा भाषण देने के बाद जॉन कहता है कि यह तो जूली है, आप लोगों ने इसको पहचाना क्यों नहीं। जिसके बाद जूली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लग जाती है, अपने मॉम को घुटने वगैरह पकड़ लेती है और फिर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा रोना धोना करती है कि तुम लोगों ने मुझे ऐसे फेंक दिया, वैसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इसलिए मुझे ये करने पर मजबूर किया गया और मैं मजबूर होकर ये सब कर ली। अब वहाँ पर हम देखते हैं जॉन होता है जो कि उसे पहचान जाता है, अपने मॉम डैड को बताता है कि ये जूली है और फिर उससे बहस करने लग जाता है और फिर वह भी बहस में बहुत कुछ बोलता है। इन दोनों की बहस होने लग जाती है। जूली उस पर फालतू में चिल्लाने लग जाती है। अगला बंदा बेहोश भी हो जाता है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन हमारी जूली को कोई फर्क नहीं पड़ता। जूली के डैड उससे कहते हैं कि तुम बेटा हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, पर्सनल इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह तो पागल औरत कैसे ही इन बातों को समझ पाती हो। तुरंत अपने मॉम डैड के गले को दबाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि पहले 20 साल सब कुछ सही था, तुम लोगों ने मुझे वापस क्यों लाया और अब तो मेरी फैमिली को छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ये सब कहकर अपने मॉम डैड को ही बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। जिसके बाद वह लोगों को बताती है कि मैं तो शादी करने भी जा रही हूँ और फिर बहुत ही मटक मटक कर वहाँ से निकल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वह किडनैप होती है। और फिर वह अपने पास रखी एक वाइन की ग्लास को तोड़ती है और फिर एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी रस्सी काटने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से रॉन्ग आ जाता है, जो कि उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वह कहने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हें बस इसलिए किडनैप किया था कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकूं। यह सब कहकर वह उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगता है। फिर वह उसे तुरंत अपनी गोद पर उठाता है और फिर तुरंत बेड पर फेंक देता है और उससे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी हमारी जून का हाथ आखिर खुल जाता है। वह उसे एक ज़ोरदार कांच से वार करती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वह बिस्तर पर ही पड़ा रह जाता है और फिर जून उसका वहाँ से फ़ोन लेकर भाग जाती है। अब इधर हम देखते हैं दादी को, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और फिर डॉक्टर उन्हें देखकर चले जाते हैं। जैसे ही जैक पूछता है कि दादी की यह हालत कैसे हुई, तो उसका असिस्टेंट उसे सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे आज जून घर पर आई थी और यह सब हुआ है। जिस पर जैक भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि उसने उनसे ऐसा कैसे किया, उनकी हंसी उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी अचानक से दादी को होश आ जाता है। होश में आते ही दादी हमारी जैक को सारी कहानियां बताना शुरू कर देती हैं कि वह जो औरत आज घर पर आई थी वह जून नहीं थी। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें सारी सच्चाई का पता अपने आप लगाना होगा और उस दोनों औरतों में से असली जून कौन है उसको भी बाहर लाना होगा। क्योंकि पहली बार में जब जून से मिली थी तो वह बहुत सुंदर और अच्छी औरत थी और अच्छे घर की लग रही थी। इस बार तो वह कुछ ज़्यादा ही अजीब थी, इसलिए मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे ढूंढ कर लाओगे। जिस पर जैक कहता है हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा, आप प्लीज़ टेंशन मत लो, आराम से आराम करो। जिसके बाद जैक अपने असिस्टेंट से बस यही कहता है कि हमें अब तो जून का पता लगवा कर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा हमें जून को तो ढूंढना ही है, क्योंकि कल मेरी शादी है। अब यह सब बात वहाँ पर चल ही रही होती है। दादी बहुत कुछ बता रही होती है जैक को और उसे यह भी बताती है कि सीक्रेटली उसे अपने आदमियों को भेजना होगा और फिर ढूंढना होगा कि आखिर जून कहाँ है। तभी अचानक से जैक के फ़ोन में कॉल आ जाता है। जून वह होती है जो जैक को सारी चीज़ें बता देती है कि उसे कैसे किडनैप करके रखा गया था और फिर वह आखिरकार वहाँ से बचकर भाग चुकी है और जूलियाना ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसका चेहरा ले लिया है। इसलिए जैक को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जूली उससे शादी करने के लिए आएगी और जैक वहीं पर उसका पर्दाफाश करेगा। अब जब सब कुछ सच बताने के बाद इन लोगों को आखिरकार यह सुकून मिलता है कि जून अब कुछ अच्छा कर रही है, तो दादी भी खुश हो जाती हैं। अगले दिन शादी का सीन होता है, जहां बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया था और फिर आखिरकार दूल्हा और दुल्हन को वहां बुलाया जाता है। ये दोनों बहुत ही शानदार एंट्री लेकर आते हैं। जब पहली बार इन दोनों से पूछा जाता है कि क्या इन्हें एक दूसरे से शादी करनी है या नहीं, तो सबसे पहले जूली, जो कि जून के चेहरे में थी, उससे पूछा जाता है तो वह हाँ में जवाब देती है। और फिर जैसे ही जैक से पूछा जाता है वह वहीं पर मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अब वहाँ जितने लोग आए थे सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर यह अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था।
अब वहाँ जूली बेवजह चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वह जून के चेहरे में थी, इसलिए उसकी एक्टिंग ज़्यादा देर तक हो नहीं पा रही थी, तो वह वहाँ पर जानवरों की तरह फिर से चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर असली जून की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वह सबको बताना शुरू कर देती है कि मैं असली जून हूँ और यह नकली जून है। अब इसके बाद जूली वहाँ पर हैरान रह जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसका तो मैंने रेप करवा दिया था। इसके बाद जैक दौड़कर जून के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहाँ जूली अपनी एक्टिंग जारी रखती है और कहती है कि मैं ही जून हूँ, मुझसे शादी करो, जिस पर जून उसे तमाचा मार देती है। वहाँ अब सब लोग आ जाते हैं और जॉन भी पहुँच जाता है। अब वहाँ सबके सामने यह बात सामने आ जाती है कि जूली ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और वह जून की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ दादी कहने लगती हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे धक्का दिया था, मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि तुम जून बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम मुझे जानती ही नहीं थी। फिर वहाँ जूली तुरंत माफ़ी मांगने लग जाती है। तभी वहाँ जॉन होता है जो जूली को डांटने लगता है कि तुमने अपने मॉम डैड के साथ कितना गलत किया, तुम इंसान होने के भी लायक नहीं हो जो अपने ही मॉम डैड के साथ ऐसा करती हो। अब वहाँ बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। जूली को जब पता चलता है कि जून उसके सामने आ चुकी है तो वह पागलों की तरह हंसने लग जाती है और कहने लगती है कि अच्छा, अब यह सब मेरी गलती बता रहे हैं, जबकि यह गलती तो मेरी है ही नहीं, यह गलती तो तुम्हारी है। और वह उसे बद्दुआ देने लग जाती है कि तुम मर जाओ, कभी भी जिंदा मत रहो, और आज के बाद तो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जॉन उसे रोक लेता है और जैक भी उसे बहुत सारी बातें कहने लगता है। फिर वह तुरंत अपनी सिक्योरिटी को बुलाता है और इस पागल औरत को ले जाने का ऑर्डर देता है। सिक्योरिटी आती है और जुलाई को लेकर वहां से चली जाती है। तभी दादी वहां पर फाइनली ऐलान कर देती हैं कि जून ही उनकी होने वाली बहू है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और फिर जैक जून को लेकर मंच पर चला जाता है। वह अपने घुटनों पर बैठकर जून को प्रपोज कर देता है। जून उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वह उसे रिंग पहनाता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सब लोग वहां पर ताली बजाने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।